हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम समझेंगे सीटेट 15 दिसंबर 2024 पेपर टू साइंस के आंसर की। आई नो आप सभी ने आंसर की मैच कर ली है, लेकिन जो भी आज मैं आपको आंसर बताऊंगी वो 99.9% आपकी ऑफिशियल आंसर की से मैच करते हुए होंगे। और हम ये भी समझेंगे, मोस्टली क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी कि कोई आंसर सही है तो वो क्यों सही है, और साथ के साथ हम ये भी समझते चलेंगे कि किस क्लास से किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर की को मैच करना है तो आप सभी क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, और किस क्वेश्चन में सबको नंबर मिलना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। और जो 15 दिसंबर 2024 पेपर टू साइंस कैसा आया था, अगर हम इसकी बात करें तो पेपर बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड था। 3-4 क्वेश्चंस को हटा दें, और वो भी 3-4 क्वेश्चन बच्चे तब कर पाए होंगे जब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ओवरऑल साइंस देखें तो टफ थी, और यहाँ पर तो इन्होंने पेडागोजी के क्वेश्चंस को भी टफ बना दिया। जो 10 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चन बच्चे आराम से कर लेते थे, वो भी इन्होंने घुमा दिए हैं। तो पेपर आपका हार्ड है। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही पेपर अच्छा कर पाए होंगे। तो आज की क्लास में आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आंसर की को लेकर, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। और जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करेंगे उनको भी क्लास हेल्प करेगी ये समझने में कि किस तरीके के क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं। और जब आप ऑफिशियल आंसर की मैच करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्लास आप सभी पूरा एंड तक देखना। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक शिक्षक छात्रों के दो समूह को निम्नलिखित सामग्रियां देता है। ग्रुप ए में क्या दिया है, 3 आयताकार कांच की पट्टियां, एक गोलाकार समतल कांच की प्लेट, चूड़ियों के कुछ टुकड़े और कार्डबोर्ड ट्यूब और डिस्क। और ग्रुप बी को क्या दिया है, 2 समतल दर्पण और एक कठोर कार्डबोर्ड बॉक्स। तो देखिए, जो ग्रुप ए के बच्चे हैं वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे कैलिडोस्कोप। क्योंकि हमें जो एनसीईआरटी क्लास 8 में मिरर चैप्टर है उसमें साफ साफ दिया है कि कैलिडोस्कोप कैसे बनाते हैं। तो कैलिडोस्कोप बनाने के लिए 3 आयताकार कांच की पट्टियों की जरूरत है, एक गोलाकार समतल कांच की प्लेट की जरूरत है, चूड़ियों के कुछ टुकड़े और कार्डबोर्ड ट्यूब और डिस्क। इससे बनेगा कैलिडोस्कोप। अब यहाँ पर कैलिडोस्कोप आपको एक इधर ऑप्शन में दिया है और दूसरा दूसरा आपको यहाँ पर कैलिडोस्कोप दिया है। अब ग्रुप बी के बच्चों के पास 2 प्लेन मिरर है और एक हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स है। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा पेरिस्कोप। क्योंकि आप 2 प्लेन मिरर से समझ जाते कि बच्चे क्या बनाएंगे, पेरिस्कोप बनाएंगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी हैं और हानिकारक दोनों ही हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लाभकारी प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं की जाती। यहाँ पर नॉट पूछा है हमसे, और क्या पूछा है, लाभकारी प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं की जाती। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम इन होम्स। जो घर की खाद्य सामग्रियां होती हैं उनको संरक्षित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग नहीं करते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि बनाने में करते हैं, जैविक अपशिष्टों का अपघटन करने में भी यूज होता है, और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, हमसे नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की संभावना नहीं है। यहाँ पर भी नॉट पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा मेंटेनिंग मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉप व्हाइल सोइंग। यानी कि बुनाई के समय फसलों के बीच न्यूनतम दूरी बनाए रखने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ने की संभावना नहीं होगी। अब आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स। यानी कि दो फसलों के बीच एक खेत को बंजर छोड़ देना। तो ये एक टेक्निक है, ठीक है, कृषि टेक्निक है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, खेत को परती यानी कि फील्ड फैलोइंग बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एक या अधिक मौसम के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता है, ताकि मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो मिट्टी पुनः प्राप्त कर सके और कार्बनिक पदार्थों को संग्रहित करने की अनुमति मिल सके। तो फील्ड फैलोइंग किन चीजों में हेल्प करेगी, जो मिट्टी में नमी है वो बनाए रखना, मिट्टी के रोगाणुओं के विकास में सहायता करना, पोषक तत्वों को जमा होने देना, और अधिक रोपण से जो नष्ट हो गए हैं पोषक तत्व उनको पुनः प्राप्त करना। तो ये सभी शामिल है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स टैडपोल को वयस्क मेढक में बदलने के लिए आवश्यक है, और थायरॉक्सिन का स्तर मेटामॉर्फोसिस की दर को प्रभावित करता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये एक पेडागोजी का क्वेश्चन है। इसमें हमसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैकल्पिक अवधारणा नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे में कौन सी वैकल्पिक अवधारणा नहीं है। अब ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसको भी इन्होंने इतना टिपिकल बना दिया कि अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट क्या है, एडिंग ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। तो ये तो सही है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। सेकेंड ऑप्शन है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है सेम एटॉमिक नंबर। तो ये बात भी सही है कि कार्बन के अपरूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है क्योंकि वे एक ही तत्व के विभिन्न रूप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, चारकोल हो गया। तो इन सभी का जो परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या वो समान होती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे लगता है कि आप सबको नंबर मिलना चाहिए क्योंकि हमसे ये पूछा है कि कौन सी वैकल्पिक अवधारणा नहीं है। तो वैकल्पिक अवधारणाएं क्या होती है ये तो आप सभी को क्लियर होगा कि बच्चे जो देख लेते हैं वो समझ लेते हैं या फिर बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वो चीजों को समझने के लिए अपने हिसाब से कुछ चीजें जोड़ लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है थर्ड ऑप्शन में, कार्बन एटम इज ब्लैक इन कलर। अब कार्बन एटम का कोई भी कलर नहीं होता, जो उसकी प्योर फॉर्म होती है वो कलरलेस होती है। लेकिन बच्चे ने देखा कि कोयला काला होता है और कोयला कार्बन है, तो बच्चे ने सोचा कि जो कार्बन एटम होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो ये तो बच्चे का मिसकंसेप्शन हो सकता है। अब फोर्थ में दिया है, अ केमिकल बॉन्ड इज अ लाइन बिटवीन टू एटम्स। तो यहाँ पर ये भी मिसकंसेप्शन हो सकता है कि रासायनिक बंध दो परमाणुओं के बीच एक रेखा है। तो रेखा नहीं है, ठीक है, बल्कि परमाणुओं के बीच क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, एक आकर्षण होता है ना, कोई फिजिकल लाइन थोड़ी होती है एटम्स के बीच में, एक अट्रैक्शन होता है। तो ये भी मिसकंसेप्शन हो सकता है बच्चे का। लेकिन यहाँ पर हमें दो पॉजिटिव पॉइंट दे दिए हैं जबकि इन्हें एक ही देना चाहिए था क्योंकि हमसे पूछा वैकल्पिक अवधारणा नहीं है। तो यहाँ पर या तो ए है या फिर बी है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में आप सभी को नंबर मिलना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑफ करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी। तो इसमें तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल, क्योंकि हमसे पूछी है करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी का उत्पाद करते हैं जो कि अधिकांश सेलुलर प्रोसेस के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होता है। इसलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। अब हम बाकी के ऑप्शन भी देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है, ईंधन आग की तरह चलता है और जो बैटरी होती है उसकी जो फ्लैश लाइट होती है वो वैसे ही होती है जैसे कि हेडलाइट होती है कार की। और प्योर गोल्ड इज एज सॉफ्ट एज बटर, यानी कि जो शुद्ध सोना होता है वो बटर की तरह सॉफ्ट होता है। तो ये सभी नॉन साइंटिफिक एनालॉजी होगी। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर एक वाद विवाद का आयोजन कराती है, उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, टू मेक अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो ये तो सही है। टू फेमिलाइज लर्नर विद इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न, तो ये भी सही है। टू प्रमोट स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सही नहीं होगा, सी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब जिसमें सी है वो हटा दो, ये गया ये गया। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, टू मेक अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ साइंस फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो डी भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की समकालीन समझ के साथ सुसंगत नहीं है। अब यहाँ पे कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस क्या है, विज्ञान की समकालीन समझ नया ज्ञान है जो विज्ञान समुदाय और समग्र रूप से समाज दोनों के लिए प्रासंगिक यानी कि उपयुक्त या उचित है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जब आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, ओनली वे। तो मैंने आपको बताया था जो पेडागोजी के हमने की पॉइंट समझे थे, ओनली वाले ऑप्शन तो हमेशा ही साइंस में गलत होती है। तो जब पेपर लेंदी है तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत पूछा है, नॉट पूछा है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये एक साइंस पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसमें हमें बोर थ्योरी के बारे में बताया गया और हमसे पूछा है कि उपयुक्त उदाहरण विज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या चित्रित करता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, साइंस इज टेंटेटिव। अब ये पेडागोजी का क्वेश्चन है और इन्होंने क्लास 11th की केमिस्ट्री के चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इन्होंने कॉन्सेप्ट को उठा लिया। अब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आप सभी ने पढ़ा है कि साइंस इज टेंटेटिव,
तो अस्थायी क्यों है? क्योंकि साइंस में जो चीजें हैं वो बदलती रहती हैं और इस थ्योरी को भी फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया और इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं। तो इस तरीके से साइंस इज टेंटेटिव। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया है? साइंस को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है। तो ये बात सही है। रीजन क्या है? नए साक्ष्य के प्रकाश में विद्वान वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को रद्द किया जा सकता है। तो ये भी बात सही है। तो असर्शन और रीजन सही है और इसका जो रीजन है वो भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following should be emphasized by the teacher for nurturing creativity? तो क्रिएटिविटी को नर्चर करना चाहती है एक टीचर, रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहती है, तो वो किन चीजों पर जोर देगी? अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपको टैग वर्ड से सॉल्व कर लेना चाहिए था। जहाँ स्टूडेंट इंगेजिंग स्टूडेंट की बात हो रही है वो पॉजिटिव पॉइंट हो गया आपका। फिर हाईलाइट हो रही है राइट एंड रॉन्ग, तो ये आपका हो गया निगेटिव। encouraging student to do task without any fear of evaluation, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो इनकरेजिंग वर्ड यहाँ भी दिया है, तो किस चीज के लिए इनकरेज यहाँ पर किया जा रहा है? कि सभी पाठ पुस्तक के प्रश्नों को उजागर करने के लिए। तो ये तो नेगेटिव हो गया ना। ए और सी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विज्ञान कक्षा के दौरान एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों के साथ साझा किया कि बिजली के बल्ब के आविष्कार का श्रेय आमतौर पर थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। उन्होंने पहले अन्य कई लोगों के साथ इस पर काम किया लेकिन असफल रहे। शिक्षक की उपरोक्त टिप्पणी विज्ञान के बारे में क्या इंगित करती है? तो यहाँ पर हो जाएगा विज्ञान सीखने का एक अंतःविषयक क्षेत्र है और विज्ञान एक सामूहिक उद्यम है। तो आपका ए और सी सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉडल्स आर सिंपलर टू एनालाइज देन रियल सिस्टम। तो साइंस में जो भी मॉडल बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि हम चीज़ों को आसानी से एनालाइज कर सके। और वैसे भी यहाँ पे और जो ऑप्शन थे वो नेगेटिव थे, तो आप आराम से अपने राइट ऑप्शन पर पहुंच जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ टीचर परफॉर्म an experiment in the class and students record the following statement S1 and S2। एक शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग किया और छात्रों ने निम्नलिखित कथन S1 और S2 दर्ज किए। तो यहाँ पर हमें बताना है, दो स्टेटमेंट हमें दिए हैं, कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा इन्फ्रेंस है, या दोनों ऑब्जर्वेशन है या दोनों ही इन्फ्रेंस है। ये क्वेश्चन है कंबंशन एंड फ्लेम वाले चैप्टर से, जो क्लास 8 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। S1 क्या है? ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबंशन, तो ये है इन्फ्रेंस। S2 क्या है? ऑक्सीजन इज अ नॉन कंबस्टिबल गैस, तो S2 भी यहाँ पर इन्फ्रेंस हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। S1 S2 इन्फ्रेंस है, क्योंकि ये चीजें हमें ऑब्जर्व करके समझ में नहीं आएंगी। जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि जो ऑक्सीजन है वो सपोर्टर है कंबंशन का, और ऑक्सीजन इज अ नॉन कंबस्टिबल गैस। अब कंबंशन क्या है? दहन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन और हवा की उपस्थिति में जलता है। अब ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें ऑक्सीजन एक मुख्य की रिएक्टर है, यानी कि मुख्य अभिकारक है, लेकिन ये स्वयं नहीं जलती। क्या ऑक्सीजन स्वयं जलती है? नहीं, ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती, बल्कि ये सपोर्टर होती है कंबंशन में, मुख्य रिएक्टर है। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक कैंडल को जलाकर मेज पर रख देते हैं तो क्या होता है? वो जलती रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन दहन का समर्थन कर रही है और जो आसपास की ताजी हवा है वो दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान कर रही है। तो ये हमें निष्कर्ष से ही पता चलेगा कि ऑक्सीजन एक गैर दहनशील गैस है और जो कि दहन का समर्थन करती है। तो दोनों ही आपके इन्फ्रेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक लड़की ने प्लास्टिक की बोतल की तली में एक होल कर दिया है और फिर उस होल को कवर करने के लिए अपना अंगूठा वहां पर रख लिया है। फिर उस बोतल की कैपेसिटी के आधा पानी उसने फिल कर लिया है और बोतल के ढक्कन को टाइटली उसने बंद कर दिया है। अब क्या होगा जब वो अपने अंगूठे को उस होल से हटाएगी? तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि पानी छेद से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि बोतल के अंदर का दबाव बाहर के दबाव से अधिक है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो हुआ क्या, जब उसने ढक्कन को कस के बंद कर दिया तो वहां पर एक एयर प्रेशर क्रिएट हो गया, एयर प्रेशर बन गया, और ढक्कन कसने से पानी बोतल में ही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी को बोतल के शीर्ष पर जगह लेने के लिए अधिक हवा की आवश्यकता होती है, ताकि पहले पानी से भरी जगह को बदला जा सके। अब गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी पानी को खींच रहा है और पानी बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए हवा को और फैलने और अधिक जगह लेने की आवश्यकता होती है या होगी, क्योंकि हवा का दबाव
नहीं बदला गया, पानी में बहुत छोटे खिंचाव से हवा का विस्तार या संकुचन नहीं होगा, तो जो हवा का दबाव है वो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से अधिक मजबूत होता है, अतः पानी यथास्थान रुका रहेगा। और फिर जैसे ही आप जब ढक्कन को खोल देंगे, हवा का प्रवाह होगा और पानी नीचे गिरने लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और जिन भी स्टूडेंट्स को साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, साइंस को समझना है, तो आप सभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और ये आप जब क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप चाहें तो मैंने आपको कंप्लीट क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी कराई है, 2 मैराथन क्लास कराई है, उसमें मैंने कंप्लीट चैप्टर कवर किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। पूरी नहीं देख सकते तो थोड़ा थोड़ा करके अभी देखिए आप, आपके पास अभी टाइम है नेक्स्ट सीटेट के लिए। और एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देख लीजिए, क्योंकि जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर जब आप आगे की क्लासेस में 7th 8th 9th की साइंस को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। बैकलाइट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। पीवीसी इज अ थर्मोप्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमसे पूछा है कि पदार्थ X का ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके दूसरा पदार्थ Y बना लेता है। Y ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Z बना लेता है। यह देखा गया है कि Y नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल कौन करेगा? जो एसिडिक होगा। X, Y और Z के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ पर Y हमें क्लियर है कि एसिड है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और आमतौर पर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो X क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया। और Z क्या हो गया? एसिडिक इन नेचर होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक टू हैपन व्हेन क्लोरीन गैस इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्लास 10th की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म थ्रू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज नॉट ट्रू। हमसे नॉट ट्रू पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। द टेम्परेचर ऑफ मिडिल जोन एंड नॉन लस्टर्स पार्ट ऑफ द फ्लेम इज सेम। तो हमसे गलत पूछा था, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि लौ के मध्यछेद और गैर चमकदार भाग का तापमान समान होता है। जो नॉन लस्टर पार्ट होता है वो कौन सा होता है? द आउटर मोस्ट जोन। और जो आउटर मोस्ट जोन है ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है, और जो लौ का मिडिल जोन है वो मॉडरेट हॉट यानी कि मध्य गर्म होता है। तो ये समान नहीं होते हैं, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मौजूद होता है? तो यहाँ पर आप वैक्यूम से ही समझ जाते कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी सामग्री या मटेरियल नहीं होता है, तो इसलिए जो हीट का ट्रांसफर होता है वाया कंडेंशन और कन्वेक्शन, तो वो समाप्त हो जाता है। इसलिए आप थर्मस में कोई भी गर्म चीज डालते हैं तो वो गर्म ही रहेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो बूजो है वो तांबे या कॉपर को परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहता है, तो वो निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड और किस विलयन को चुनेगा? तो ये सीधा ही था, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एनोड इम्प्योर कॉपर, कैथोड प्योर कॉपर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट से दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा है? प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों एक्स और वाई में प्रवेश करती है जिसके प्रकाशी घनत्व भिन्न है। नीचे दी गई तालिका को देखें और ए बी सी और डी को पहचानें। तो यहाँ पर हमें एक्स कोई मीडियम दिया है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट को इंक्रीज किया गया है, तो फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, और जो उसकी वेवलेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नो चेंज और इंक्रीज। तो ये हमें एक ही ऑप्शन में दिया है, नो चेंज और इंक्रीज। अब सी क्या है? जब हम डिक्रीज करेंगे स्पीड ऑफ लाइट को तो हमारी फ्रिक्वेंसी जो होगी लाइट की वो नो चेंज नहीं बदलेगी, क्योंकि जो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन होता है प्रकाश का उसके कारण आवृत्ति हमेशा ही स्थिर रहेगी।
जो फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा ही स्थिर रहती है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो आप सभी ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि 30 आउट ऑफ कितना स्कोर आपका साइंस में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक। तो ये आपको क्लास 8 की कोल एंड पेट्रोलियम में से क्वेश्चन आया है। तो ये सीधा ही क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, ये स्टोरी के फॉर्म में हमें दिया हुआ है कि कोल कैसे बनाया जाता है। तो कोल बनने की प्रोसेस क्या होता है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, और जो डेड वेजिटेशंस होते हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाता। ए क्या है, कोल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जब मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसने पीएच पत्र को पीला नारंगी कर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा आप पीएच पत्र का रंग नीला कर देगा। तो नीला कौन करेगा, लाल लिटमस को नीला कौन करता है, जो बेस होता है, और बेस यहाँ पर क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट से पूछा गया है। अब इसमें हमसे ये पूछा है कि फ्यूज तार बनाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसका चयन करेंगे। तो फ्यूज वायर बनाने के लिए हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए, और जो वायर की थिकनेस है वो कैसी होगी, थिन होगी, यानी कि पतला वायर होगा। हाई रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए, जो हीट जनरेट होगी वो अधिक होगी, जिससे कि फ्यूज तार के लिए उसके गलनांक तक पहुंचना आसान हो जाता है। यह सर्किट में प्रवाहित धारा जो होती है उसको भी कम कर देता है। जो वायर होता है वो पतला होता है, आपने देखा भी होगा फ्यूज वायर। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, इससे जब हाई करंट पास होगा तो फ्यूज जो है वो आसानी से टूट जाएगा, और अगर हाई होगा मेल्टिंग पॉइंट तो फ्यूज को टूटने में लंबा समय लग जाएगा, और हाई करंट अन्य विद्युत घटकों यानी कि अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए जो फ्यूज वायर होते हैं उसमें हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें सही क्रम बताना है, किसका, वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण का। तो यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल में 4 मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये हमें किस में देखने को मिलेगा, ये हमें मिलेगा डी ऑप्शन में देखने को। उसके बाद होगा अमोनिफिकेशन, तो ये किस में होगा, ये होगा सी ऑप्शन में। तो डी एंड सी आपका आएगा पहले, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आएगा ए, उसके बाद आएगा बी। तो ये है सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया है हमें नीचे एक शहर का अलग अलग महीने का मौसम चार्ट दिया गया है। किस महीने में वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक होगी। तो इवेपोरेशन दर सबसे अधिक कहाँ होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, हवा तेज चल रही होगी, और जो ह्यूमिडिटी है वो कम होगी। तो ये किस में है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा इसमें है, विंड स्पीड भी सबसे ज्यादा इसमें है, और ह्यूमिडिटी जो है वो सबसे कम आपकी इसमें है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following statement about the sequence of events in sexual reproduction in a flower is correct। तो हमसे यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो सबसे पहले तो आप सीक्वेंस कहीं लिख लीजिए, मैं आपको भी बता रही हूँ, या आप याद रखना। सबसे पहले क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रियो होगा, फिर होगा सीडलिंग। तो ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में सही मिलेगा। सीडलिंग आर फॉर्म आफ्टर पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जो सीडलिंग का फॉर्मेशन होगा वो होगा पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट एम्ब्रियो के बाद होगा। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है, बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर हमें गलत स्टेटमेंट बताना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कौन सा गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स थ्रू डक्ट, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो डक्ट के माध्यम से हार्मोन्स को स्रावित नहीं करती हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को सीधे ब्लड स्ट्रीम में स्रावित करती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन एंड रीजन वाला ये क्वेश्चन है। तो असर्शन यहाँ पर क्या है, वन कटाई बाढ़ का कारण हो सकता है। तो ये बात तो सही है। अब रीजन इसका क्या है, वन कटाई से जल की अंतः स्पंदन दर घट जाती है। तो ये भी आपका सही है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए।
तो ये तो सिंपल था, आपने कर लिया होगा। लेकिन ओवरऑल पेपर देखा जाए तो 15 दिसंबर पेपर 2 साइंस बिल्कुल भी सिंपल नहीं था, हार्ड पेपर था ये। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का पेपर आने लगा है साइंस का। सीटेट के लिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करें, तो आप सभी पहले से ही अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना। तो क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी मैंने आपको कंप्लीट कराई है, वो आप देख सकते हैं। अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि 30 आउट ऑफ आपने कितना स्कोर किया और आपको क्लास कैसी लगी, ये भी जरूर बताना। अब अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।